हेलो एवरीवन, दिस इज रिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 2। एंड अपनी सीरीज में आपको पता है हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। 4 से 5 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है साइंस का। ठीक है, मतलब जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। पेडागोजी के भी काफी मैक्सिमम पोर्शन हम कर चुके हैं, तो वो वाली वीडियोस भी आप जरूर देखें अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक। और ये वाला जो आज का पेपर है इसमें हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एज इट इज जैसे आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन की आपकी थ्योरी होगी, 10 क्वेश्चन की पेडागोजी होगी, साइंस पेडागोजी। ठीक है, क्योंकि साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम, तो 30 मार्क्स का जो एज इट इज पेपर आता है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्या है, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक आपका पेपर ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है आपका जो मैंने लिया है, और इसी तरह के क्वेश्चन, ये लेटेस्ट पेपर है, इसी तरह के क्वेश्चन आजकल फ्रेम किए जा रहे हैं। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन पूछा, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, बाकी अब तो काफी कम टाइम रह चुका है, अब तो आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए, और जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आप करिए। उसके अलावा ये जो पेपर हम कर रहे हैं ये भी आप करिए। इससे जब मैं करवाऊंगी ना तो आप खुद से क्वेश्चन करके आंसर खुद से फाइंड आउट करो कि इसका आंसर क्या है। मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद अपना आंसर बताएं। ठीक है, और कितने मार्क्स आपने स्कोर किए आउट ऑफ 30 वो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि 30 में से कितने मार्क्स आपने स्कोर किए। ठीक है, एंड उससे क्या आपको आइडिया लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। और इसमें ना हम हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे भी आज के लेटेस्ट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जैसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो पीपीटी है ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिलेगी। इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है, 61 से 90 तक क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। एज इट इज ही पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का। तो ये क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको दिखा देती हूँ। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और आंसर आप खुद से फाइंड आउट करोगे मेरे आंसर बताने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है अभी, है ना, क्योंकि अब काफी कम टाइम रह गया है आपको आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। वैसे भी मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं पढ़ाई की ही बात करती हूँ, ज्यादा हम बात नहीं करते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खुद से रीड करिए क्वेश्चन, मैं भी रीड कर रही हूँ, आप भी खुद से रीड करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। एक आपको स्टेटमेंट दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसमें, एक्स वाई जेड। आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड एक्चुअली है क्या, एक्स वाई जेड क्या है। ये जो क्वेश्चन है आपके साउंड चैप्टर से पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स have specific vibrating parts in a X. The sound is produced by stretched strings. मतलब जो X है ना उसमें strings को stretch करके sound निकल रहा है, तो हमें बताना है वो X है क्या। जो Y है, it is stretched membrane that vibrates. ये एक stretched membrane है जो vibrate करती है। और Z जो है, द वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इन द एयर कॉलम। एक ऐसा वाइब्रेटिंग पार्ट है जो साउंड प्रोड्यूस कैसे करता है, एयर कॉलम के थ्रू। ठीक है, तो हमें बताना है एक्स वाई जेड है क्या। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तानों द्वारा उत्पन्न होती है, वाई में तानित झिल्ली है जो कंपन करती है, तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ है। तो ये जो एक्स वाई जेड है ये क्रमशः क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें बताना है। एक्स जो है उसकी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स हैं, वाई जो है उसकी स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, जेड जो है एयर कॉलम के थ्रू साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक्स वाई जेड, देखो अब आपको ना गिटार और सितार में सितार और गिटार में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सितार और गिटार दोनों ही स्ट्रेच स्ट्रिंग्स है। तो आप वाई पे आइए। वाई क्या है, इट इज द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, इस तरह का स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है इनमें जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वाई देखिए आप क्या हो सकता है, हारमोनियम तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया। एक तारा भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन नहीं होती है। उसके अलावा तबला है यहाँ पे, और सेकंड ऑप्शन फोर्थ में है वायलिन, तो वायलिन भी नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन
तबला, ढोलक इस तरह का हो सकता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इससे आपको पता चल गया है ना। और एक्स क्या है? इट इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच स्ट्रिंग्स, तो दैट इज गिटार। और एयर कॉलम के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज शहनाई। जो शादियों वगैरह में बजती है ना शहनाई, दैट इज वो माउथ से जो बजाते हैं, माउथ ऑर्गन तो नहीं होता, माउथ से बजाते हैं, एयर कॉलम के थ्रू वाइब्रेट होता है। जैसे बांसुरी वगैरह भी एयर कॉलम के थ्रू ही वाइब्रेट होती है, वैसे ही। तो शहनाई जो है इसका थर्ड ऑप्शन है, जेड है। तो एक्स वाई जेड क्या है? एक्स है गिटार, वाई है तबला, जेड है शहनाई। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। आई होप आपने क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले किया होगा, और कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि किसके कितने मार्क्स बने। ठीक है। सेकंड है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी। देखो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब ये होता है कि लार्ज अमाउंट में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो का मतलब होता है छोटे, कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऐसे न्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में चाहिए प्लांट्स को, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए प्लांट्स को। तो हमें बताना है ऐसा कौन सा सेट है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करूं तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर। ये जो पांचों हैं दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो दैट इज जिंक, आयरन, मैंगनीज, उसके अलावा कॉपर एंड मोलिब्डेनम, ये और बोरोन। ठीक है। एंड क्लोरीन ऑल्सो। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो क्वेश्चन में मैक्रो न्यूट्रिएंट भी पूछ लिया जा सकता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी। तो मैंने दोनों ही आपको बता दिए। मैक्रो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरोन और क्लोरीन। ठीक है। तो हमें बताना है क्वेश्चन में कि कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम तो मैक्रो है। सेकंड ऑप्शन है कॉपर, फास्फोरस, कैल्शियम। कॉपर, फास्फोरस, कैल्शियम भी नहीं है, क्योंकि ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। हमें बताना है माइक्रो न्यूट्रिएंट। सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसे बताना जो इसमें तीनों ही होने हो। जिंक, आयरन, मैंगनीज। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका जिंक, आयरन और मैंगनीज। जिंक, आयरन, मैंगनीज जो है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो अच्छा, इसमें जैसे हम प्रैक्टिस सेट में तो मैं पूरा आपको थ्योरी मतलब एक्सप्लेन करके बताती हूँ, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू बताती हूँ। इसमें नहीं बताऊंगी पूरा प्रेजेंटेशन के थ्रू। इसमें आंसर और इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, वो पूरा डिटेल में समझाऊंगी आपको। बट इसमें पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं समझा रही, क्योंकि एक पेपर है तो पेपर की तरह ही हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें असर्शन, एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो स्टार्स हैं, स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कि रात को हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार हैं दे आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहे हैं। उसका रीजन दिया है कि द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि जो अर्थ है ना वो हमारी वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है। अब इसका जो ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन होगा दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिकॉज जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, जो स्टार्स इन द नाइट स्काई इट अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज ट्रू। सेकंड ऑप्शन है द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है ना, जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करती है, रोटेट करती है। बट हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं दे आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि देखो, एक ट्रेन का एग्जांपल देती हूँ। आपने ट्रेन या बस में बैठे होंगे, तो जब भी आप मूव करते हो, मान लो ट्रेन इस साइड को मूव कर रहे हो, यहाँ पे कोई पेड़ है या पर्सन खड़ा है, ठीक है। अब आप जब ट्रेन आपकी यहाँ इस साइड को मूव कर रही है, तो आपको लगता है, जब आप बाहर देखोगे तो आपको लगेगा ये जो पर्सन है ना, ये इस साइड को मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज योर ट्रेन इज मूविंग दिस डायरेक्शन, और हमें ऐसा लगता है कि बाहर वाले जो पर्सन है दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसा ही रात को क्या मतलब, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स है ना वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहे हैं, हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ट्रेन या बस के एग्जांपल से आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन है कि संबंध में कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है? कि इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, कि आयरन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, दैट्स व्हाई वो रस्ट लगता है। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। सेकेंड है इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड ऑप्शन है इट कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। रूम टेम्परेचर पे भी ये प्रोसेस हो जाती है। अगर उसको आयरन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, तो ये रूम टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है। तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, कि अगर कोई आयरन है उस पे रस्ट लग गया है ना, रस्ट की कोटिंग लग गई आयरन पे, तो वापिस से उसको हम एज इट इज नए की तरह बना सकते हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज नॉट ट्रू। उसके अलावा जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, क्योंकि रस्ट लगने के लिए ना ऑक्सीजन और वाटर का मॉइस्चर को होना जरूरी है। इसका फॉर्मूला ये है 4Fe + 3O2 ऑक्सीजन + 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसका 4Fe रस्ट का जो एग्जाम्पल है, जो फॉर्मूला है एक्चुअली दैट इज 4FeOH3। ओके, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, फोर्थ इज नॉट ट्रू। तो आपको जो राइट आंसर होगा A, B एंड C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द सब्सटेंस इन कॉलम ए विद देयर केमिकल नेम इन कॉलम बी। ए कॉलम में कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, बी में उनके केमिकल नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन से सब्सटेंस का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, तो स्लेक लाइम है, टेबल सॉल्ट है, लाइमस्टोन है, कॉस्टिक सोडा, क्विकलाइम, बेकिंग सोडा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सब्सटेंसेस हमें दिए हैं। इस साइड 6 ही केमिकल नेम्स दिए हुए हैं। कई बार क्या होता है एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दे दिया जाता है क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए। अब क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप तो को 6 7 या 8 10 ऑप्शन भी दे देगा, तब भी आप फाइंड आउट कर लोगे राइट ऑप्शन कौन सा है। अब इसमें देखो सबसे सही से चलो, मतलब सबसे आसान ले लो, कौन सा है, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला तो सबको पता है क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बी का इस हिसाब से हो गया ऑप्शन नंबर 6। अब बी का 6 देख लो कौन से ऑप्शन में है, बी का 6 इसमें है, बी का 6 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका कट। इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना सकते हो और जल्दी हो जाएगा सॉल्व। बी का 6 इसमें है, फोर्थ में नहीं है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन। अब कोई और सब्सटेंस ले लो, लाइमस्टोन, कॉस्टिक सोडा, क्विकलाइम, बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा का भी आपको काफी इजी होता है, वैसे तो सारे ही इजी हैं, बट मैं थोड़ा सा ऐसे कॉमन वे में, मतलब नॉर्मली जनरली जो हम घर में यूज करते हैं उस हिसाब से लेके चल रही हूँ। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एफ का हो गया सेकंड, तो एफ का सेकंड किस में है, एफ का सेकंड इसमें है और एफ का सेकंड इसमें नहीं है, एफ का फोर्थ है इसमें। उस हिसाब से ये ऑप्शन भी आपका हो गया एलिमिनेट। तो देखो 2 सब्सटेंसेस के थ्रू आपने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया और आपका टाइम बच जाएगा, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का फोर्थ। देखो अब स्लेक लाइम क्या होता है, स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, बी ये है। लाइमस्टोन टी का हो जाएगा, लाइमस्टोन का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये तो इसके सामने ही है। कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी का हो गया 5, यहाँ लिख दो डी। ठीक है, क्विकलाइम का हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम का होता है कैल्शियम ऑक्साइड। एंड बचा बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। उस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, ए का 4, बी का 6, टी का 3rd, डी का 5th, ई का 1st, एफ का 2nd। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है विच वन इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम।
कि जो फैक्ट होता है वो एक ऑब्जर्वेशन ही होती है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जो हम सेंसेस के थ्रू देखते हैं, सुनते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। जो हम फील करते हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन, है ना। तो जो फैक्ट होते हैं दैट इज एन ऑब्जर्वेशन। जो तथ्य है वो एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया, कि टाइम के साथ साथ उसको हमने देखा गया है कि जो फैक्ट होता है ना वो एक ऑब्जर्वेशन है, उसको हमने देखा गया है कि वो हमेशा सही पाया गया है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ट्रू। हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपका। सेकंड है अ लॉ इज अ थ्योरी दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम, कि जो लॉ है ना दैट इज अ थ्योरी। देखो आपने पढ़ा होगा, लॉ पढ़े ना आपने, न्यूटन लॉ ऑफ थ्योरी, न्यूटन लॉ पढ़ा है। तो जो थ्योरी है और लॉ है ये कह रहा है कि वो दोनों सेम ही हैं, रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। तो लॉ इज नॉट अ थ्योरी, लॉ सेपरेट है एंड जो थ्योरी है आपकी वो सेपरेट है, दोनों ही सेम चीजें नहीं है। और लॉ और थ्योरी पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके साइंस पेडागोजी का क्वेश्चन है। लॉ और थ्योरी ये हमने किया भी है डिस्कस, अगर आपने साइंस पेडागोजी वाली सीरीज देखी होगी तो। लॉ और थ्योरी दोनों ही चीजें डिफरेंट है। लॉ क्या होता है? लॉ होता है कि वो जो बताता है कि व्हाट हैपन इन नेचर, कि नेचर में हो क्या रहा है ना। लॉ बताता है कि व्हाट हैपन इन नेचर, और थ्योरी बताती है कि व्हाई एंड हाउ, व्हाई एंड हाउ इट हैपन्स। ठीक है, लॉ बताएगा कि जो भी प्रोसेस है वो क्या है, मतलब व्हाट हैपन्स इन द नेचर। थ्योरी बताएगी कि नेचर में जो हुआ है वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, वो उसका आंसर देगा। लॉ का जो आंसर देगा दैट इज थ्योरी। तो ये कहना कि लॉ इज अ थ्योरी इज नॉट ट्रू। लॉ सेपरेट है, थ्योरी सेपरेट है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। लॉ बताती है कि नेचर में क्या हो रहा है, लॉ डिस्क्राइब अ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, वो ये एक नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करती है। और थ्योरी क्या करती है? इट एक्सप्लेन कि व्हाई एंड हाउ हैपन्स, कि जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हुई और कैसे हुई। सो थ्योरी डज नॉट बिकम अ लॉ, बोथ आर डिफरेंट एंड बोथ सर्व डिफरेंट पर्पसेस। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ट्रू, बट जो सेकंड है दिस इज नॉट ट्रू। नियम, जो सेकंड ऑप्शन है, नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है, इज नॉट ट्रू, क्योंकि नियम और सिद्धांत दोनों सेपरेट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लॉ होता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग, थ्योरी होती है कि व्हाई एंड हाउ थिंग इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ओनली ए जो है आपका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। इसमें मिक्स्ड है क्वेश्चन, पेडागोजी के भी और थ्योरी के भी। 10 आपके पेडागोजी के होंगे और 20 जो है थ्योरी के होंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, 7th है, व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज्ड रोड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो क्या होता है? मतलब ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है, मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप हमने किया है, क्या होता है इस तरह से फाइंड आउट करते हैं चार्जेस के बारे में। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम फॉइल्स मान लो हमने लगा दी, और यहाँ पे इसके पास में जब हम किसी चार्ज रोड, एक चार्ज रोड को लेके आएंगे, एक रोड को लेके आ रहे हैं जो कि चार्ज्ड है। ठीक है, नियर एन अनचार्ज, और ये जो सब्सटेंस है इलेक्ट्रोस्कोप है ये अनचार्ज है। ठीक है, इसके पास जैसे ही हम इसको लेके आएंगे तो क्या होगा? द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, कि जो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स हैं, ये जो लीव्स हैं ये दूर दूर हो जाएंगी, सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाएंगी। ऐसा क्यों? बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, क्योंकि हमें पता है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो दूर दूर इसलिए हो गए क्योंकि इस पे सेम चार्जेस जो हैं आए हैं। The negative charges pass on the electroscope causing its leaves to be moved further apart। मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज था इस चार्ज, ये जो रोड है ना इस पे नेगेटिव चार्ज था, और ये नेगेटिव चार्ज जो है इस रोड के थ्रू होता हुआ इन लीव्स तक आया, दैट्स वाई इन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसने ये पूछा है कि जो अब स्टेटमेंट्स हैं, ये जो ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको A B C, इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इन्फेरेंस है? ऑब्जर्वेशन होता है जो हम चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। इन्फेरेंस होता है कंक्लूजन और एक्सप्लेनेशन, यू कैन से, कि कंक्लूजन जो हमने निकाला, जो हमने कंक्लूजन निकाला, जो हम एक्सप्लेनेशन उस चीज की दे रहे हैं, दैट इज इन्फेरेंस। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सी इन्फेरेंस है? तो जो ए है ना, द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, ये जो लीव्स हैं ये दूर दूर हो जाएंगी, चाहे इस पे नेगेटिव चार्ज आए पॉजिटिव चार्ज आए, दोनों पे सेम ही चार्ज आएगा। एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमने ऑब्जर्व किया
कि इस पे कोई भी चार्ज आए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, बट ये लीव्स जो है दूर दूर हो जाएंगी कि दोनों पे सेम ही चार्ज आ रहा है। ऐसा नहीं कि इस पे पॉजिटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है। जो चार्ज इस रोड पे होगा वही चार्ज यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है मूव करते हैं ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि ऑब्जर्वेशन है, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन है। सेकंड स्टेटमेंट है कि बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, कि दोनों ही ये लीव्स है ना, इन पे सिमिलर चार्ज है, दैट्स वाई उसकी जो लीव्स है वो दूर दूर होगी। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि ये लीव दूर दूर होगी। क्यों हुई? क्योंकि उन दोनों पे सेम चार्ज आया, तो ये सिमिलर चार्ज आया, तो ये हमारा इन्फ्योरेंस है, ये हमने कंक्लूजन निकाला। उसके बाद है कि नेगेटिव चार्ज पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव टू मूव फर्दर अपार्ट, दिस इज आल्सो आवर इन्फ्योरेंस। हमारा कंक्लूजन है कि नेगेटिव चार्ज इस पे आया, दैट्स वाई इसकी जो लीव्स हैं वो दूर दूर हो गई, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑब्जर्वेशन, और बी और सी जो ये दो स्टेटमेंट्स है दिस इज इन्फ्योरेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए इज ऑब्जर्वेशन, बी एंड सी आर इन्फ्योरेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का कि ए जो है अवलोकन है, जबकि बी और सी क्या है, अनुमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैसेस जो है रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमने एसिड रेन वाला टॉपिक किया था अभी कुछ दिन पहले ही किया है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये दोनों जो है ऐसी गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब फैक्ट्री से ये हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, ऊपर आसमान में जाएंगी, तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक, पहले सल्फर डाइऑक्साइड का बताती हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स होगा तो ये बना देगा आपका H2SO4, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो वाटर, जो आपकी रेन है वो एसिडिक हो जाएगी, है ना। उसके अलावा जब वाटर में नाइट्रिक ऑक्साइड मिक्स हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ मिक्स होगा तो ये बना देगा HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, तो जो वाटर है, जो रेन है आपकी, वो एसिडिक हो जाएगी, दैट्स व्हाई यू कैन से दिस इज एसिड रेन। तो कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि जब ये दोनों वाटर के साथ मिक्स होगी, तो जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होगी ये बनाएगी सल्फ्यूरिक एसिड, जब नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होगी तो ये बनाएगी नाइट्रिक एसिड, जो कि जो हमारी रेन होगी उसको एसिडिक बना देगी। तो ये दोनों गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए। तो आपका आंसर होगा डी एंड ई। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा आपके इस ऑप्शन का, क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसिस स्किल। इन चार ऑप्शन में से कौन, आपको बताना है कौन से ऑप्शन में हाइपोथेसिस नहीं हो रही है। हाइपोथेसिस का मतलब है एक्सप्लेनेशन, कौन से ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन विच लेड टू इंक्वायरी, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करना जो खोजबीन तक ले जाते हैं, जिसमें हमें खोजबीन की जरूरत पड़े, तो इसमें तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी पड़ेगी। ऑप्शन फर्स्ट सही है। सेकंड है अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन तथा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। तो दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन, तो हमें बताना है जिसमें नहीं है हाइपोथेसिस की जरूरत। थर्ड है यूजेस द सेंसेस टू गैदर इन्फॉर्मेशन, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, जिसमें हम सेंसेस की को यूज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन नॉट एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें हम हाइपोथेसिस नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे जहां पे हम सेंसेस का यूज करते हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। तो सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, दिस इज ऑब्जर्वेशन नॉट अ हाइपोथेसिस स्किल। फोर्थ है किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये सारी चीजें हम इन डिटेल डेप्थ में कर चुके हैं डिस्कस। अभी बस जस्ट हम एक पेपर की तरह इसको ले रहे हैं कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो हमें किस तरह से करने हैं, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो आपका क्या है, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, है ना। 70th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सी एक स्टेटमेंट सही है हमें वो बताना है। ऑप्शन ए है, एक मिनट, ऑप्शन ए है जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि जो नॉन मेटल्स है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। और उसके अलावा
सेकेंड स्टेटमेंट है कि जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट होगी आपकी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बिकॉज जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते। दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एंड कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, दैट्स वाई कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और इट डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एज वेल। जो मेटल्स हैं, वो मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, दैट्स वाई दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बट जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बिकॉज दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन और दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू। तो करेक्ट स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी जो है सही स्टेटमेंट्स हैं इसकी, ठीक है, कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball is thrown up in the air, एक बॉल को हवा में फेंका गया, it reaches a maximum height and then returns to the thrower, एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंची और फिर वापस थ्रोअर के पास जिसने थ्रो किया था वहीं आ गई। Which of the following quantities have the same values during the upward and downward motion of the ball? ये जो चार क्वांटिटीज आपके पास दी गई हुई हैं, इन चारों में से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो जिसकी वैल्यू सेम आएगी, जब उसने बॉल को थ्रो किया तब भी और नीचे आई तब भी वैल्यू जो है सेम रहेगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन के दौरान, ठीक है। तो मान लो ये कोई थ्रोअर है, इसने एक बॉल थ्रो की, ये बॉल पहुंच गई यहाँ पे और फिर कुछ टाइम बाद ये बॉल आ गई वापस थ्रोअर के पास, ठीक है। ये पर्सन है कोई, इसने बॉल को थ्रो किया और ये बॉल वापस यहीं पे आ गई। तो इसमें बताना है हमें कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें वैल्यू सेम रहेगी, जब वो बॉल ऊपर जा रही है तब भी, बॉल नीचे आ रही है तब भी। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है यहाँ पे, एक मिनट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है कितनी होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है। तो इट इज सेम ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है, जो जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज द सेम ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बनता है दैट इज एक्सेलरेशन की, इसमें जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में जो वैल्यू रहेगी सेम रहेगी, किसकी रहेगी? एक्सेलरेशन की। बट यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर बात करें ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज आल्सो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर सेम है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी सेम रहेगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं आपके, ए फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है सेम नहीं होगा, ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जब हम ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तब वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, और जब आपकी बॉल नीचे आएगी तो वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आएंगी, इसमें पॉजिटिव आएगी, इसमें नेगेटिव आएगी, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, डिफरेंट हो जाएगी। उसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य। तो ग्रेविटी द्वारा जो काम किया गया है, जब बॉल ऊपर को थ्रो की है ना, तो जो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन। जो ग्रेविटी है ना, ऐसी जाती है ना, ग्रेविटी की वजह से बॉल हमेशा नीचे ही आएगी। तो ग्रेविटी जो है इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन, मोशन बॉल का इस तरफ है, पर ग्रेविटी जो है इस तरफ, इस तरह नीचे की तरफ काम कर रही है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज नेगेटिव, और जब बॉल नीचे आएगी तो इसकी वैल्यू जो है दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि बॉल जो है ग्रेविटी की सेम, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी लगती है उसी डायरेक्शन में बॉल आ रही है, तो इट इज पॉजिटिव।
तो इसमें भी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आएगी, सेम नहीं आएगी, बिकॉज वर्क डन जो है वो डिफरेंट हो रहा है। वर्क डन इज डिफरेंट ओवर हियर, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, वर्क डन भी डिफरेंट है, बट जो सेम है दैट इज एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोनों ही होंगे, फर्स्ट और सेकंड, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही थे आपके सीटेट की जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body has a linear momentum of p and mass of m, the kinetic energy of the body is, और ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से ऐड किए हैं, तो आप देख लीजिए पेपर का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली हैंडल कर पाओगे, है ना। चलिए, लीनियर मोमेंटम हमारे पास दिया है p, वैल्यूज लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। लीनियर मोमेंटम है p और मास है हमारे पास m। काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है कितनी है, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो p है, जो लीनियर मोमेंटम p होता है ना, दैट इज m अपॉन मास अपॉन वेलोसिटी, जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज m अपॉन v, p इज इक्वल टू m अपॉन v। तो हमें तो p और m है बट हमें v निकालना है, तो v इज इक्वल टू p अपॉन m कर दो आप। अब इस v की वैल्यू आप यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर में पुट कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू है p अपॉन m, तो आप कर दो हाफ m और p अपॉन m का होल स्क्वायर, है ना। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, हाफ m और p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, एक इस m से एक m ये कैंसिल हो जाएगा, और आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज p स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि एक m यहाँ से कैंसिल हो गया ना, तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज p स्क्वायर अपॉन 2m। तो जो काइनेटिक एनर्जी निकली है आपकी दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, p स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the most suitable strategy for introducing the students to the concept of chemical reaction at upper primary level? अपर प्राइमरी लेवल होता है 6 to 8 का जो क्लासेस हैं आपकी, उनमें आपको बच्चे को केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझाना है, तो इन चारों में से कौन सी एक सुटेबल स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप बच्चों को केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझाओगे। तो कौन सी एक सुटेबल प्रोसेस है, स्टेप है, सॉरी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, की बच्चों को बैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप बता दो, उसके थ्रू जो है बच्चा केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ जाएगा। तो दिस इज नॉट ट्रू। सेकंड है राइट द केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व, कि एक सिंबॉलिक फॉर्म में आप ये केमिकल रिएक्शन लिख दो, मान लो आपने लिख दिया HCl प्लस NaOH, और बच्चों को बोलो अब इसको पहचानो क्या है ये, है ना। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन, इसको पूरा कर लो, NaCl प्लस वाटर। नेक्स्ट है थर्ड है डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन और गिव एग्जांपल्स, उनको केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाओ, डेफिनेशन बताओ और उनके एग्जांपल्स दे दो। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फोर्थ ऑप्शन है होल्ड अ डिस्कशन, जहां पे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा वही आपका आंसर होगा, ये आप एक पकड़ के चलो पॉइंट। साइंस पेडागोजी में अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस भी जाते हो तो आप ये देखो कि बच्चा कौन से प्रोसेस में, कौन से स्टेप में एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट्स आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व इन देयर लाइव्स, की बच्चों के साथ एक डिस्कशन करना केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो बच्चों ने ऑब्जर्व किया हो अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों ने देखा होता है किस तरह से नेल पे जंग लग जाता है, तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। बर्निंग ऑफ कैंडल, इसके बारे में आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा कर्ड से जो मिल्क से जो कर्ड बनता है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स देके आप बच्चों को समझा सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा हो। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
टोटल 90 क्वेश्चन है और ये 74th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल्स इन विच ऑल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो एग्जामिनर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे भी क्वेश्चन पूछता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे भी पूछता है। तो इस बार एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन बना है आपका। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है जहां पे जो फर्टिलाइजेशन है, देखो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब जो फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स है ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, तो दैट इज फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल के गैमीट्स हैं उनमें फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जैसे जो स्पर्म्स हैं, फीमेल जो मेल गैमीट है दैट इज स्पर्म और फीमेल गैमीट है दैट इज ओवम। तो इन दोनों में जब आपस में फ्यूजन होगा तो उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इसी तरह की स्पर्म और ओवम में जो जो फ्यूजन होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बट कुछ एनिमल्स में ये फ्यूजन इंटरनल होता है, कुछ में एक्सटर्नल होता है। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ये इंटरनल प्रोसेस है, दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कुछ एनिमल्स हैं, काऊ है, बफेलो है, डॉग है, इन सब में जो फ्यूजन हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और हम में, एनिमल्स में, ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन हो रही है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हमारी बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट्स में। बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके फ्यूजन जो है आउटसाइड द बॉडी होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो फीमेल फ्रॉग होती है उसका एग जो है वाटर में होगा, रिलीज करेगी वाटर में, एंड जो स्पर्म्स हैं, जो मेल फ्रॉग है वो अपने स्पर्म जो है वाटर में रिलीज करेगा, और जब ये एग और ये स्पर्म आपस में मिलेंगे तो होगा फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जहां पे फ्यूजन जो है आउटसाइड द बॉडी हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन नहीं हो रहा है बल्कि बाहर फ्यूजन हो रहा है, इस तरह के फ्यूजन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ एनिमल्स हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, फिश हो गई, टोड हो गया, स्टार फिश, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। उसके अलावा सी अर्चिन, ये जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो काउ, डॉग, बफेलो, ह्यूमन बीइंग्स, ये क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल है। इनमें जो फ्यूजन होता है आउटसाइड द बॉडी होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कि कौन से सेट है एनिमल्स का जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, हैन, लिजर्ड्स, बटरफ्लाईज। बटरफ्लाई में तो इंटरनल होता है, दिस इज नॉट ट्रू, हैंस में भी इंटरनल होता है, लिजर्ड्स में भी। लिजर्ड, बटरफ्लाई, फ्रॉग, फ्रॉग में तो एक्सटर्नल है बट लिजर्ड और बटरफ्लाई में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। बटरफ्लाई, फ्रॉग, फिश, फ्रॉग और फिश में तो एक्सटर्नल है बट बटरफ्लाई में इंटरनल है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। जो फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉग, फिश एंड स्टार फिश, ये आपका राइट आंसर होगा। इन तीनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। फ्रॉग, फिश, टोड, स्टारफिश, सी अर्चिन, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आती है। तो जैसे इस बार ये 3 ऑप्शन दिए हैं तो कोई भी 3 या 4 ऑप्शन एग्जामिनर दे सकते हैं। आपको पता होने चाहिए कौन कौन से एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, खुद से क्वेश्चन रीड करो, थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा पढ़ने में आपको लगेगा कि एग्जामिनर ने कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। हो सकता है कई बच्चों को ना भी लगे, ऐसा जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, क्वेश्चन है, कंसीडर द टेस्ट आइटम गिवन बिलो एंड मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए में कुछ ऑप्शंस है, कॉलम बी में कुछ ऑप्शंस है, हमें मैच करने, ए से कौन सा बी में सही मैच हो रहा है। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि मैच करना है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रीजन नहीं है जो ये प्रूव करता है कि जो हमारा आंसर, ये हमारा जो ऑप्शंस हैं, दैट द आइटम, आइटम का मतलब है, आइटम का मतलब यहाँ कुछ और नहीं है, आइटम का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन का, आइटम का मतलब है क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो पुअरली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, देखो ऐसे समझो,
4 ऑप्शन है आपके पास, है ना, उसमें से 3 रीजंस होंगे, दे शो दैट द क्वेश्चन इज बैडली मेड। 3 रीजन ऐसे शो कर रहे हैं इन चारों में से 3 रीजन ऐसे हैं जो ये शो करेंगे कि क्वेश्चन जो है बैडली मेड है, अच्छे से नहीं बनाया गया है। और एक रीजन ऐसा भी है इसमें जो दैट डू नॉट शो दैट द क्वेश्चन इज बैडली मेड। एक रीजन इसमें से, चारों में से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि क्वेश्चन जो है बैडली मेड है, अच्छा नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ है, अच्छा नहीं बना है। एक रीजन ये बताता है कि क्वेश्चन जो है इज बैडली मेड, मतलब डज नॉट शो दैट क्वेश्चन इज बैडली मेड। एक रीजन नहीं बताएगा कि वन रीजन डज नॉट शो दैट द क्वेश्चन इज बैडली मेड। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें वही एक रीजन बताना है विच डज नॉट शो दैट द क्वेश्चन इज बैडली मेड। ठीक है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा हमें बताना है जो ये शो करता है कि दैट डज नॉट शो दैट द क्वेश्चन इज बैडली मेड। तो कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए देयर आर एट मोस्ट 2 प्लॉजिबल एंट्रीज इन कॉलम बी। कि जो कॉलम ए है ना, तो उसके जो ऑप्शंस हैं 2 पॉसिबल एंट्रीज हैं कॉलम बी में। ठीक है, एंट्री कॉलम ए, जो कॉलम ए है, एंड देयर आर एटलीस्ट 2 पॉसिबल एंट्रीज इन कॉलम बी, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जूल है और कैलोरी है, तो ये 2 ऑप्शन है एक ही यूनिट के, मतलब एक ही जैसे एक ही सब्सटेंस के। वर्क का भी यूनिट जो है जूल हो सकता है, जूल भी हो सकता है, कैलोरी भी हो सकता है। अब वर्क का अगर ऐसा यूनिट पूछेंगे तो दैट इज जूल, और अगर अनदर यूनिट पूछेंगे तो दैट इज कैलोरी। तो वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, इसका यूनिट जूल भी है, कैलोरी भी है। इस तरह से 2 पॉसिबल एंट्रीज दे रखी हैं कॉलम बी में। तो ये क्वेश्चन जो है इट इज नॉट, मतलब ये प्रूव करता है कि ये जो क्वेश्चन है ना इट इज बैडली मेड। ठीक है, ये क्वेश्चन बताता है कि क्वेश्चन बैडली मेड है, अच्छे से नहीं बना है ये क्वेश्चन। सेकंड है देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए और बी में अनइक्वल एंट्रीज हैं, तो ये चीज ये प्रूव नहीं करती कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं बना है, क्योंकि अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं एक ऐसा था जिसमें 5 जो ऑप्शन थे और जो बी कॉलम था, मतलब ए कॉलम में 5 सब्सटेंसेस थे और बी कॉलम में 6 उसके ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये बताता है कि क्वेश्चन अच्छा बना है। बच्चे जो है अपना लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा यूज करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे वो। तो ये क्वेश्चन तो अच्छा फ्रेम हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन अच्छा फ्रेम नहीं हुआ है बिकॉज इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, तो दिस इज नॉट ट्रू। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है सी, द मैचिंग पेयर कैन बी इजिली गेस्ड। कि जो मैचिंग पेयर है ना वो इतने इजी दिए हैं कि इजिली कोई भी गेस कर सकता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड देयर इज इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज, मतलब ये जो एंट्रीज है, ये जो ऑप्शंस है ना, इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी क्यों है? क्योंकि देखो कहीं पे इसने यूनिट पूछ लिया है, कहीं इसने सिंबल पूछ लिया है, कहीं इसने फॉर्मूला पूछ लिया है। तो इसको या तो यूनिट पूछने चाहिए, या सिंबल पूछने चाहिए, या फिर केमिकल नेम पूछने चाहिए, या फॉर्मूला पूछना चाहिए, बट इसने सब कुछ मिक्स कर दिया है। तो देयर इज इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज। तो ये 3 जो ऑप्शन है ये बैडली मेड है, ये जो 3 क्वेश्चन है ये बैडली मेड है, और ये एक क्वेश्चन है जो बैडली मेड नहीं है। हमें यही बताना था कि कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो बैडली मेड नहीं है, विच इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी जस्टिफाइड दैट एटम इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप समझ जाओगे तो आंसर तक आप खुद ही पहुंच जाओगे। इसमें हमें ये बताना था 3 रीजन ऐसे हैं जिसमें ये बताया गया है कि क्वेश्चन इज बैडली मेड, और एक रीजन ऐसा है दैट डज नॉट शो दैट द क्वेश्चन इज बैडली मेड, और वही एक रीजन हमें बताना था, वही हमारा आंसर था। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 कि देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी। तो ये कोई बैड क्वेश्चन नहीं है, ये सही क्वेश्चन है कि देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी, और यही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टाएं हैं, तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन सही है। बाकी 3 क्वेश्चन जो है सही फ्रेम नहीं हुए हैं, और यही हमें बताना था कि कौन से क्वेश्चन सही फ्रेम नहीं हुए और कौन सा एक सही फ्रेम हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन अब भी हो रही होगी तो एक बार खुद से क्वेश्चन को रीड करें, खुद से फाइंड आउट करें, खुद से रीड करने की कोशिश करें, और वीडियो में जो मैंने आपको बताया है उसको फिर से एक बार सुने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दिया है कि ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। कि जब हम किशमिश को, मान लो ये किशमिश को हमने पानी में रखा, तो किशमिश जो है कुछ टाइम के बाद फूल जाएगी ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो दिस इज ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम प्लेस
वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज ऑस्मोसिस। तो आउटसाइड वाटर ज्यादा है हाई कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन इनसाइड द रेजिन वाटर जो है कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये जो हमारी रीजंस हैं, किशमिश फूली है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? जब वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम प्लेस विद मोर वाटर टू प्लेस विद लेस वाटर, क्योंकि किशमिश के अंदर कम पानी था और जब पानी उनके अंदर गया तो वो फूल गई। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। रीजन दिया है कि प्लांट सेल्स हैव सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, कि जो प्लांट सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि वो कुछ ही चीजों को पास होने देगी अपने में से, सभी को वो अलाउ नहीं करेगी। मान लो ये किशमिश है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो ये वाटर को तो इजीली ट्रांसपोर्ट करने देगी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, बट और वाटर हाई से लोअर कंसंट्रेशन में ही मूव करेगा, बट जो शुगर सोल्यूट्स, शुगर पार्टिकल्स हैं उनको वो मूव नहीं करने देगी, क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी बड़े होते हैं। ठीक है, तो हाईली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो हर चीज को अंदर नहीं आने देगी, सिर्फ वाटर को वो पास होने देगी, बट स्टॉप अदर थिंग्स लाइक शुगर, शुगर को वो वाटर में नहीं जाने देगी। जैसे किशमिश में देखा जाए तो शुगर की क्वांटिटी, मतलब जो सोल्यूट है जिसे हम शुगर कह रहे हैं, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है किसमें? किशमिश में। तो शुगर क्यों नहीं बाहर आ गई? क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं ना वो काफी बड़े होते हैं, दैट्स वाई वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, सिर्फ वाटर जो है इजीली पास हो पाएगा, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कि प्लांट की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट्स वाई वाटर जो है अंदर बाहर इजिली जा सकता है, बट जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो इजिली अंदर बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, which of the following would be most suitable strategy to introduce the topic deficiency diseases at upper primary level? मतलब आपको क्लास में 6th to 8th की क्लास में आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो इन चारों में से कौन सी एक स्ट्रेटेजी जो है मोस्ट सुटेबल होगी? उच्च प्राथमिक स्तर पर अववाजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? कौन सी रणनीति जो है सबसे सही होगी? इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी, कि बच्चों को संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। उनको बता दिया, डेफिनेशन दे दी, बस दैट्स इट, काम खत्म हो गया। सेकंड है अरेंज फॉर अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पर्टेनिंग टू अ डेफिशिएंसी डिजीज एंड होल्ड अ डिस्कशन अराउंड इट। चलिए, अच्छा सा लग रहा है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिस्ट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड फंक्शंस दे परफॉर्म इन द बॉडी, के बच्चों को कह दो कि एक लिस्ट बना के लाओ जिसमें न्यूट्रिएंट्स दिए होंगे और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, उनके बारे में लिखना है। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं, होल्ड अ डिस्कशन ऑन कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, ह्यूमन डिजीजेस पे डिस्कशन रख देना है कि ये ह्यूमन डिजीज इस वजह से होती है क्योंकि उनमें ये डेफिशिएंसी डिजीज है, बल इस विटामिन या मिनरल की कमी है। तो सिर्फ डिस्कशन करना ये भी सही है ऑप्शन, बट जो सेकंड ऑप्शन है ना कि अरेंज फॉर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर्टेनिंग टू अ डेफिशिएंसी डिजीज एंड होल्ड अ डिस्कशन अराउंड इट, दिस इज सही, दिस इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखो, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हम अरेंज करेंगे जिसमें डॉक्टर ने लिखा होगा कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होगा, तो उसने सारी लिस्ट बनाई होगी कि इस विटामिन की कमी से ये वाली रोग होगा, इस विटामिन की कमी से ये वाला रोग होगा, विटामिन बी से बेरी बेरी होगा, विटामिन सी से स्कर्बी होगा, सभी विटामिन की एक लिस्ट होगी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा कि इस विटामिन की कमी से ये रोग होता है और इस रोग के होने पे हमें ये चीज खानी चाहिए। तो इस तरह की एक डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हम उस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसको अरेंज करेंगे और फिर उस पे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, कि साइंस जो है, जो विज्ञान है, वो संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ये कौन से चारों ऑप्शन में से सही है? कि इस कथन की व्याख्या कौन सा एक ऑप्शन कर रहा है? कि साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल एविडेंसेस, कि जो साइंटिस्ट हैं
जज द वैलिडिटी ऑफ ए क्लेम, किसी ने कोई क्लेम किया कि या किसी साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि जो वाटर है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, ठीक है। जो दूसरा साइंटिस्ट है वो थर्मोमीटर की हेल्प से वाटर को मेजर करके देखेगा कि यस कि सच में वाटर 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो किसी ने कोई क्लेम दिया है ना तो उसको हम वैलिडेट करेंगे कि सच में ऐसा है या नहीं। तो ये इट प्रमोट्स साइंस, इट प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म। फर्स्ट ऑप्शन जो है इट प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म। सेकंड है साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। सिर्फ ये कह देना कि साइंस इंडक्टिव इन नेचर इज नॉट ट्रू, क्योंकि साइंस इंडक्टिव भी है और डिडक्टिव भी है। थर्ड ऑप्शन है साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ अदर साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट जो है दूसरे साइंटिस्ट की फाइंडिंग पे ट्रस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट जो है पीयर रिव्यू करते हैं, ठीक है, ये मैटर करता है कि दूसरे साइंटिस्ट ने क्या रिव्यू दिया है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। नेक्स्ट ऑप्शन है साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज, कि साइंटिस्ट जो है उन्मुक्त विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं, वो चेंज परिवर्तन उसमें कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने आइडियाज को, दिस इज ट्रू। बट हमें बताना है स्केप्टिसिज्म के संदर्भ में, है ना, विच प्रमोट स्केप्टिसिज्म। तो यहाँ पे स्केप्टिसिज्म की कोई बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ट्रू, कि साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस। किसी साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी है तो उसको जो उसका क्लेम किया है तो उसको वैलिडेट कर सकता है दूसरा साइंटिस्ट। अगर वैलिडेट कर रहा है तो इट प्रमोट स्केप्टिसिज्म। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉक्स ऑफ मास 500 ग्राम इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वैसे तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना जी की दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो हम उसमें 10 पुट कर लेते हैं वैल्यू को, ताकि क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब इसने बोला है एक बॉक्स है 500 ग्राम का, मान लो ये एक बॉक्स है 500 ग्राम का, विच इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, जो एक टेबल पे इस तरह से पड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। या सेकंड ऑप्शन है अनबैलेंस फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन इट, कि 5 न्यूटन की फोर्स उस पे लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या फिर अपियर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। या फिर फोर्थ ऑप्शन है अनबैलेंस फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, की 5 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ये जो बॉक्स है ना इस पे दो फोर्सेस लग रही है इस टाइम, एक तो अपवर्ड फोर्स जो नॉर्मल फोर्स हम जिसे कहते हैं, और एक डाउनवर्ड फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इस पे। दोनों ही फोर्सेस लग रही हैं और दोनों ही जो फोर्सेस हैं अपियर ऑफ बैलेंस फोर्स इस पे लग रही है, दैट्स व्हाई दिस बॉक्स इज ऑन रेस्ट, ठीक है, क्योंकि अपियर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक तो नॉर्मल फोर्स लग रही है जो अपर डायरेक्शन में लग रही है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो नीचे की तरफ लग रही है, तो ये बैलेंस फोर्स इस पे लग रही है, दैट्स व्हाई ये जो बॉक्स है ये एक जगह पे खड़ा है, मूव नहीं कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपियर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है, ठीक है। चलिए 80th क्वेश्चन है X is a device which is used to see around corners and is based on the principle of Y. X and Y respectively are. X एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और ये Y के सिद्धांत पर आधारित है। तो X और Y एक्चुअली है क्या, देखो X क्या है, जो कॉर्नर पे भी हम चीजों को देख सकते हैं, जैसे सबमरीन्स वगैरह ना इस प्रिंसिपल को यूज करती है। ये क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट को एक्चुअली यूज करती है। ये क्या है, एक पेरिस्कोप है जहां पे इस तरह से कॉर्नर्स पे 45 डिग्री एंगल पे इस तरह से एक दो मिरर हमने प्लेस किए होते हैं और इस पे क्या होगा, इस तरह से लाइट ट्रेवल करेगी, यहाँ आके यहाँ रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ आके फिर यहाँ से जो पर्सन देख रहा है उसको चीजें दिख जाएंगी। तो सबमरीन्स वगैरह में इस तरह से हम चीजों को देखते हैं। तो वो ये जो आपका डिवाइस है ये क्या है, ये है आपका पेरिस्कोप। ये क्या है, पेरिस्कोप, जो कॉर्नर में देखने के काम आता है, दिस इज पेरिस्कोप और इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रिफ्लेक्शन पे बेस कर रहा है ना, यहाँ से लाइट आई, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ आएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जो पर्सन देख रहा है यहाँ से उसकी आंखों तक पहुंचेगी। तो दिस इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परिदर्शी और परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, X and Y are thick black liquid which can be used for metalling the roads. X is derived from petroleum, Y is derived from coal. Which of the following can X and Y respectively be? X और Y गाढ़े काले द्रव
हैं जिनके प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है, एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई हो सकता है? उसने कहा है एक्स और वाई ऐसा थिक ब्लैक लिक्विड है जो सड़क रोड बनाने के काम में आता है। एक्स जो है हमें पेट्रोलियम से मिल रहा है, एक्स हमें कहाँ से मिल रहा है? पेट्रोलियम से। और जो वाई है वो हमें किससे मिल रहा है? वाई इज डिराइव्ड फ्रॉम कोल। तो देखो हमने जब कोल और पेट्रोलियम का चैप्टर किया था ना, तो उसमें हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उस चैप्टर, अगर इन दोनों के बारे में डिटेल में आपको देखना होगा डिस्टिलेशन, तो उस वीडियो को आप देख लेना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो जो कोल से हम प्रोडक्ट मिलता है, हमें कोल से हमें क्या क्या मिलता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने पे, मतलब कोल को जब हम इन एब्सेंस ऑफ हीट, सॉरी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हम उसको हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ये तीन चीजें हमें मिलती हैं, कोल गैस। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? जो क्रूड ऑयल होता है, जो पेट्रोलियम हमने कलेक्ट किया होता है अंडर द सी से, उस क्रूड ऑयल को हम उस क्रूड ऑयल को एक कंटेनर में हम डाल देते हैं और उसको अलग अलग चैम्बर्स में इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें से फिर सारी चीजें सेपरेट हो जाती हैं बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। जिस सब्सटेंस का जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उस चैम्बर में जाके कलेक्ट हो जाएगा। जैसे कैरोसिन का अलग होगा, एलपीजी का अलग होगा, कैरोसिन का अलग होगा, बिटुमिन का अलग होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। बिटुमिन हो गया, चारकोल हो गया, ये डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से मिल रही है। बट कोल से हमें तीन चीजें मिलती है, कोक, कोल तार और कोल गैस। तो इसने पूछा है कि एक्स जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो बिटुमिन जो है हमें पेट्रोलियम से मिलता है, कोल तार हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलता, और कोल तार हमें पेट्रोलियम से नहीं मिल रहा, चारकोल भी हमें पेट्रोलियम से मिल रहा है, बट बिटुमिन, फिर ये सेकंड ऑप्शन सही नहीं होगा। तो वाई क्या है? डिराइव फ्रॉम कोल, क्योंकि बिटुमिन कोल से नहीं डिराइव हुआ ना। कोल से क्या डिराइव हुआ है? कोक, कोल तार, कोल गैस। तो उस हिसाब से जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जो एक्स है पेट्रोलियम से डिराइव हुआ है, वाई है कोल से डिराइव हुआ है, कोक, कोल तार और कोल गैस, ये तीनों हमें किससे मिले हैं? कोल से सॉरी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो गया बिटुमिन और कोल तार। बिटुमिन पेट्रोलियम से मिला है, कोल तार हमें कोल से मिला है। ठीक है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not desirable with respect to carrying out of a classroom demonstration by a teacher? कौन सा एक ऑप्शन जो है सही नहीं है जब टीचर जो है क्लास में एक डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, एक डेमो दे रही है? तो रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग इट आउट इन द क्लास, कि टीचर जो है उस डेमन जो उसने क्लास में टीचर ने डेमो देना है उसके लिए मतलब रिहर्सल कर ले। तो दिस इज ट्रू, अगर टीचर प्रिपेयर होके जाएगा तो ये तो अच्छा है। सेकेंड है, एम्फेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक, कि ना बच्चों को पहले से एम्फेसाइज कर देना कि जो वो क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा है उसके बारे में पहले से उनको बता देना कि आपको ये मैं कराने जा रहा हूँ, इसमें आप ये ऑब्जर्व करोगे, ऐसा होगा और वैसा होगा। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर हम बच्चे को पहले से ही सब कुछ बता देंगे तो बच्चा क्रिटिकली उस चीज के बारे में जब टीचर डेमो दे रहा होगा ना तो अपना दिमाग यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो पहले ही बता दिया है कि ऐसा ऐसा होगा और ये हम ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चे को खुद से ऑब्जर्व करने देना है हमें चीजों को, खुद से नहीं बताना है कुछ भी पहले से कि हाँ ऐसा होगा। बच्चों को खुद से ऑब्जर्व करने देना ताकि वो लॉजिकल रीजनिंग लगाएं, थिंकिंग लगाएं। तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट डिजायरेबल विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। उसके अलावा थर्ड है, सप्लीमेंट द डेमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन, कि जब टीचर डेमो देगा क्लास में किसी भी चीज का डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दे। दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ है, फॉलो अप द डेमोन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, कि बच्चे भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, डिस्कस करें। दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट सेकेंड ऑप्शन है दिस इज नॉट ट्रू। समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, दिस इज नॉट डिजायरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्टिलाइजर्स आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू मैन्युअर, कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रिच होते हैं कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में एज कंपेयर टू मैन्युअर, सो दिस इज ट्रू। देखो जो फर्टिलाइजर्स है ना उनमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं ज्यादा अमाउंट में होते हैं एज कंपेयर टू मैन्युअर। कौन कौन से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है? जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम होगा, तो ये जो है फर्टिलाइजर्स में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू मैन्युअर। सेकंड है, फर्टिलाइजर एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, दिस इज नॉट ट्रू। फर्टिलाइजर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि मैन्युअर जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। उसके अलावा है, एक मिनट, उसके अलावा है कि
फर्टिलाइजर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस, तो फर्टिलाइजर जो है ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो मैनर होता है ना वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फर्टिलाइजर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन सॉइल, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फर्टिलाइजर जो है फ्रेंडली माइक्रोब्स का बढ़ावा नहीं देता, जो मैनर होते हैं वो जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं जैसे अर्थवॉर्म्स वगैरह है या कुछ और माइक्रोब्स हैं उनको बढ़ावा देता है सॉइल में। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना था कि खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। Fertilizers are richer in specific nutrient as compared to manure. Next question है find the set that correctly match the plants in column A with the mode of asexual reproduction. कौन से प्लांट में कौन सी asexual reproduction हो रही है हमें वो बताना है। तो रोज में कौन सी asexual reproduction होती है, रोज को स्टेम के थ्रू हम प्रोपागेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब होता है जो वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा हम एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये स्टेम से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है, यहाँ पे स्टेम से हो रहा है, सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो रोज में क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रही है, स्टेम के थ्रू एक स्टेम को कट करके हम दूसरी जगह पे लगाएंगे तो वो ग्रो कर जाएगा रोज का फ्लावर। ठीक है, सेकंड है ईस्ट, ईस्ट में हमें पता है बडिंग होती है, बी का हो गया फर्स्ट। तो अब इससे आप देख लो ए का फिफ्थ, बी का फर्स्ट, ए का फिफ्थ इसमें भी है और ए का फिफ्थ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए का फिफ्थ इसमें है, बी का फर्स्ट इसमें है, बी का थर्ड इसमें है। तो राइट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ए का फिफ्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। फर्न्स में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। पायरोगायरा एल्गी है, उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। और जो पॉलिनेशन है एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको दिया हुआ है। तो पॉलिनेशन कुछ फ्लावर्स हैं उनमें होती है, कईयों में क्रॉस पॉलिनेशन होती है, कईयों में सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो पॉलिनेशन का जो एक्स्ट्रा एक आपको पॉइंट दिया हुआ है आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को कंफ्यूजन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना कि हाँ जी एक एक्स्ट्रा स्टेप दे दिया, दैट्स वाई क्वेश्चन जो सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा स्टेप देना, एक्स्ट्रा स्टेप दिया है तो इट मीन्स क्वेश्चन को एग्जामिनर ने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक, ताकि बच्चा उसके बारे में ज्यादा सोच सके, अपनी जो रीजनिंग है उसको यूज कर पाए, थिंकिंग को यूज कर पाए। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा एक प्लांट डिजीज है, ये तीनों प्लांट डिजीज दिए हुए नीचे, आपको बताना है कौन सा एक प्लांट डिजीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो अगर रस्ट ऑफ व्हीट की बात करें तो ये एक फंगल डिजीज है, दिस इज फंगल डिजीज। सिट्रस कैंसर जो है बैक्टीरियल डिजीज है, और ये हमने एक चैप्टर किया है ना जो इसका डिजीज वाला, प्लांट्स वाला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें सारी चीजें डिस्कस की हैं डिटेल में। फंगल डिजीज कौन कौन से हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं, वायरल डिजीज कौन कौन से हैं प्लांट्स के, वो सारी चीजें हमने की हैं। तो वो उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन दिया हुआ है, मैंने किया हुआ है, सारे नोट्स आपको मिले हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखें ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। कई बार हो सकता है एग्जामिनर बैक्टीरिया का नाम पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए ज़ैंथोमोनास सिट्री, इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होता है सिट्रस कैंकर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ टैंकर लिखा है, वैसे कैंकर होता है। थर्ड है येलो वेन मोजेको भिंडी, भिंडी का एक डिजीज है जो कि एक वायरल डिजीज है, ये एक वायरल डिजीज है जो वेगोमो वायरस की वजह से होता है, जिसमें जो व्हाइट फ्लाई जो है ट्रांसमिट करती है, कौन से वायरस की वजह से होता है, बेगोमो वायरसेस, बेगोमो वायरस जो व्हाइट फ्लीज जो है ट्रांसमिट करती है इस डिजीज को, व्हाइट फ्लाइज, सॉरी नॉट फ्लीज। ठीक है, तो कौन सा डिजीज जो है बैक्टीरियल डिजीज है, सिट्रस कैंकर। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली बी, सिट्रस कैंकर जो है एक वायरल बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि the difference between maximum and minimum resistance that can be obtained by connecting three resistance of 1/3 ohm each is। हमें डिफरेंस बताना है मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस में। इलेक्ट्रिक सर्किट वाला चैप्टर हमने किया ना, जिसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा था, तो उसी पे क्वेश्चन एक बेस्ड है कि हमें डिफरेंस बताना है मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस के बीच में। तो उसके लिए पहले हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, देखो एक प्लेन पेज पे करूं, प्लेन पेज पे करके बताती हूँ आपको। यस,
देखो क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे आर मैक्स विच इज R1 प्लस R2। R क्या है? रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है ना हमारे पास, इसका आ गया 3R एंड R मैक्स इज इक्वल टू R1 R2 R3 3R। तो R की वैल्यू दी हुई है 1/3, R की वैल्यू है 1/3, हाँ 1/3 ओम है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो R की 1/3 ओम, तो दिस इज 1 ओम, ये आ गया आपके पास 1 ओम। अब हम R मिनिमम निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। R मिनिमम के लिए आप इसको इस तरह से निकालेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये आ गया 3/R। अब इसमें फिर से R की वैल्यू पुट कर दो, R मिनिमम 3/R, एक मिनट, R मिनिमम, हाँ 1 2 3 3/R और R/3। अगर इसका आप ये हटा दोगे ना, वन देखो ये वैल्यू ऐसे देना 1/R मिनिमम, तो ये आया 3/R। बट अगर R मिनिमम आपको निकालना है सिर्फ, तो आप इसको ऊपर ले जाओगे, R/3 हो जाएगा ये, है ना। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, R मैक्सिमम माइनस R मिनिमम। R मैक्सिमम, क्योंकि हमसे डिफरेंस ही पूछा है, R मैक्स माइनस R मिनिमम, R मैक्स माइनस R मिनिमम, तो ये आ गया डिफरेंस दोनों का। R मैक्स कितना आया था हमारा, 1 ओम आया था ना, एक मिनट, R मैक्स 1 ओम था, R मिनिमम R/3 था, R मिनिमम R/3, R/3। अब ये जो R है इसकी वैल्यू थी, अच्छा ये मैंने यहाँ निकाला नहीं, R मिनिमम 1/R/3, तो R/3 इस R यहाँ पे, इसको ना यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ देखो R/3, तो R की वैल्यू थी 1/3/3, है ना, इसी तरह से था ना, तो ये हो गया 1/9 ओम। इसको इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, तो 3 × 3, ठीक है, इस R को ऊपर ले गए, तो ये आ गया 1/9 ओम। अब R मिनिमम कितना है, 1/9। R मिनिमम है हमारा, इसको यहाँ कर दो, 1, R मैक्सिमम कितना था 1 ओम माइनस R मिनिमम था 1/9। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम यहाँ पे ले लो, 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1 था ना, 9 माइनस 9 बन जा 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 8/, आई होप आप एलसीएम तो ले ही लोगे, 8/9 ओम। तो जो डिफरेंस आया दोनों का, दैट इज 8/9 ओम। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज 8/9 ओम। इसको खुद से एक बार करके देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का। आर मैक्सिमम में ये फॉर्मूला लगाओगे R1 प्लस R2 प्लस R3। आर मिनिमम में ये फॉर्मूला लगाओगे 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R3। ठीक है, फिर R मिनिमम करोगे, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3/R आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर R की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 1/9 ओम आ जाएगा R मिनिमम। फिर दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे, R मैक्स माइनस R मिनिमम। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज 8/9 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। द टीचर अ टीचर व्हाइल टीचिंग द चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स टू क्लास 6 स्टूडेंट शो द फॉलोइंग इमेजेस टू हर स्टूडेंट। क्लास 6 के एक चैप्टर है बॉडी मूवमेंट। जब टीचर बच्चों को वो चैप्टर करवा रही है ना, तो उसने कुछ फोटोज दिखाई बच्चों को, कुछ इमेजेस दिखाई, जिसमें सेलिंग बोट थी, स्विमिंग फिश थी और फ्लाइंग एरोप्लेन था। He then asked the student to reflect on the shape of the image and the manner of movement. Which of the following are likely to employ the students in answering? कि एक शिक्षिका अपने क्लास 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है, जिसमें जल यात्रा करती एक नाव है, तैरती हुई मछली है और एक उड़ता हवाई जहाज है। तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है कि जो बोट है किस तरह से, जो उसकी मूवमेंट है किस तरह से हो रही है, जो फिश है वो क्या करती है, स्विमिंग करती है, एरोप्लेन क्या करता है, फ्लाई करता है। तो इसके बारे में वो पूछ रही है, डिस्कस कर रही है। ठीक है, उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किन संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। तो बच्चे मतलब यहाँ पे जो आंसर करेंगे तो वो क्या होगा, एक क्लासिफिकेशन है, ऑब्जर्विंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है या फिर मेजरिंग है।
तो बच्चे पहले तो ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्विंग का यूज करें, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, बच्चे देख रहे हैं इमेज को, उन्होंने देखा, तो दिस इज ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्विंग को यूज कर रहे हैं। सेकंड है इंडक्टिव रीजनिंग, जब बच्चा टीचर के क्वेश्चन का आंसर देगा, इमेज शेप ऑफ इमेजेस के बारे में रिफ्लेक्ट करेगा, अपने आंसर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, तो दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। बच्चा अपनी रीजनिंग को, अपनी थिंकिंग स्किल्स को यूज कर रहा है उसको, और टीचर को आंसर बता रहा है अपना, ठीक है। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके बेस पे उन्होंने अपनी एक रीजनिंग बनाई, एक थिंकिंग स्किल बनाई, जिसके थ्रू वो आंसर कर रहे हैं। और मेजरिंग को यूज नहीं, मेजरमेंट कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ दो चीजों को यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन को और इंडक्टिव रीजनिंग को। क्लासिफिकेशन भी वो नहीं कर रहे हैं, क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं चीजों को। तो बी और सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन एवं आगमनात्मक तर्कशीलता, आगमनात्मक तर्कशीलता, तो बी और सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड डिस्पर्जल में बी सेड टू हेल्प द प्लांट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो सीड का ये कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने, सॉरी थोड़ा हिंदी में पढ़ते पढ़ते मैं, प्रकीर्णन ने तादपों को लाभ पहुंचाया, सहायता की है सिवाय, मतलब एक जो है, तीन ने उनकी हेल्प की है, एक ऑप्शन ने हेल्प नहीं की है, तो कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो उनकी हेल्प नहीं कर रहा है सीड डिस्पर्जल के लिए। तो ओवर क्राउडिंग में हेल्प हुई है, मतलब ओवर क्राउडिंग नहीं होती, अगर सीड डिस्पर्जल होगा तो ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, अदरवाइज अगर सीड डिस्पर्ज नहीं होंगे तो प्लांट के इर्द गिर्द ही सारे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, जिसके लिए उनको फिर सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए भी कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है। ओवर क्राउडिंग, जो सीड डिस्पर्जल है, ओवर क्राउडिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, ये भी उनको नहीं करना पड़ रहा है। इन्वेड न्यू हैबिटेट्स, जब वो किसी नई जगह पे जाएंगे तो नए आवासों में अपनी पकड़ बनाएंगे, वहां पे जाके नए हैबिटेट को एक्सेप्ट करेंगे। उसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है, प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज, तो न्यू वेराइटीज को वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट ही बताना था कि कौन सा एक चीज जो है वो नहीं है। सीड डिस्पर्जल होने से न्यू वेराइटी, मतलब सीड मान लो पहले यहाँ था, अब किसी और जगह पे चला गया, तो वहां न्यू वेराइटी थोड़ी बन जाएगी। वो मैंगो का प्लांट, मैंगो का सीड था, कोई एनिमल उस मैंगो को खाते खाते दूसरी जगह पे ले गया, उसने वहां फेंक दिया, तो मैंगो से एप्पल का ट्री तो नहीं बनेगा, मैंगो से मैंगो का ही ट्री बनेगा, तो न्यू वेराइटीज प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, और which of the following is the most suitable reason behind Newton theory of gravitation being regarded as an excellent theory? जो न्यूटन की थ्योरी है ना, उसको एक्सीलेंट थ्योरी क्यों कहा जाता है, ठीक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, कौन सा एक उपयुक्त कारण है इस थ्योरी को अच्छा मानने के लिए। तो it explain large number of observation by making fewer assumptions, या फिर it has been arrived at after thorough experimentation, कि इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया है। This is not true. It has been formulated using the precise language of mathematics. इसमें सिर्फ मैथमेटिक की ही लैंग्वेज थोड़ी ना यूज हुई है। It has been developed over a long period of time, कि इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया, इसलिए इसको जो एक्सीलेंट थ्योरी कहा गया। तो ये नहीं है, इसका जो राइट रीजन है, सही आंसर है, दैट इज इट एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग फ्यूर assumption, कि इसने काफी सारी ऑब्जर्वेशन दी, जिसमें फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, कि अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो इसी डायरेक्शन में गिरेगा। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो ये कुछ उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। उसके अलावा मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, टाइड इन ओशन, तो ये सारी उनकी ऑब्जर्वेशन थी। और ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस है ना, ये यूनिवर्सल हैं, सब जगह यही ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और फॉलो हो रहा है, वहां कुछ और फॉलो हो रहा है, ये सारी यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशंस हैं। तो वी कैन से दैट इट एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर असम्पशन, और कुछ उनकी एग्जम्पशन थी, ऑब्जर्वेशन ज्यादा थी, असम्पशंस कम थी। असम्पशन थी लाइक एवरी मास अट्रैक्ट एवरी अदर मास, एवरी मास जो है अट्रैक्ट एवरी अदर मास, तो ये उनकी एक असम्पशन थी। So we can say कि it explain large number of observation by making fewer assumption, ज्यादातर मैक्सिमम उनकी ऑब्जर्वेशन थी। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी उनकी, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, या फिर मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये सारी उनकी ऑब्जर्वेशन है। फ्यूअर कुछ कुछ उनके assumptions भी हैं, बट वो कम है।
लाइक एवरी मास अट्रैक्ट एवरी अदर मास, तो ये उनकी अजम्पशन थी, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या था उनका ऑब्जर्वेशन थी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। दैट्स व्हाई इट इज एक्सीलेंट थ्योरी। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रेयन जो है इट इज अ सिंथेटिक फाइबर। स्टेटमेंट 2 है कि रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, दैट्स व्हाई इट इज सिंथेटिक फाइबर, सो दिस इज नॉट ट्रू। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि रेयन इज अ सिंथेटिक फाइबर, दिस इज ट्रू। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि रेयन इज अ सिंथेटिक फाइबर, दिस इज ट्रू। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है कि रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज जो रेयन है ना, इट इज मेड विद नेचुरल वुड पल्प से मिलके बनता है। वुड पल्प जो है उसको कहाँ गया, वुड पल्प जो है उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है, उसके बाद ही सिंथेटिक फाइबर बनता है। तो वुड पल्प जो है नेचुरल सब्सटेंस है, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि इट इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये एक नेचुरल रॉ मटेरियल से ही बन रहा है, वुड पल्प से ही बन रहा है। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज नॉट ट्रू। सो S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। S1 सही है और S2 गलत है। तो ये आपका एक पेपर आज कंप्लीट हो गया जिसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, 20 थ्योरी के 10 पैडागोजी के। तो आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ हो गए कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी एंड आपने खुद से आंसर फाइंड आउट किए होंगे। अपने मार्क्स आपने कितने स्कोर किए 30 में से वो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और ये वीडियो हेल्पफुल रही नहीं रही वो भी मुझे जरूर बताएं। एंड ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस अकेडमी पे मिल जाएंगे, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह से जब तक पेपर नहीं हो जाते, प्रैक्टिस सेट तो हम लगा ही रहे हैं, जो 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वो तो डिटेल्ड फॉर्म में हो जाता है थोड़ा सा, बट उसके साथ साथ ये पेपर वाली सीरीज भी कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।